गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग क्रिया विशेषण के बाद संबंध बोधक अव्यय पढ़ेंगे। संबंध बोधक अव्यय के शब्दों को जब देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि यह भी क्रिया विशेषण ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल संज्ञा और सर्वनाम के बाद होता है और इसके लिए कारक की विभक्ति अपेक्षित होती है। बिना परसर्ग के इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि पहले ही आ जाता है, संज्ञा और सर्वनाम के पहले अगर आ जाता है तो विभक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर संज्ञा और सर्वनाम के बाद आता है तो विभक्ति की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, जिसे बिना धन जीवन नहीं चलता, इसका अर्थ निकलता है धन के बिना जीवन नहीं चलता है। तो ये जो बिना शब्द आया है, बिना धन जीवन नहीं चलता, तो पहले ही आया है, इसलिए विभक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बाद में आएगा तो विभक्ति की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने देखा धन के बिना जीवन नहीं चलता, तो यहाँ पर के आ रहा है, विभक्ति आ रही है, तो बस यही ध्यान देना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा को देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। जो अव्यय शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करें, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब देखिए, जो अव्यय शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करें, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण में वाक्य आपके पास, वाक्य सामने है, आप देखेंगे। जैसे मेरे घर के सामने एक वृक्ष है। मेरे घर के सामने एक वृक्ष है। इस वाक्य में जो आप देख रहे हैं सामने, यह अव्यय है। पहला संज्ञा के बाद आने वाला अव्यय शब्द है, उसके बाद भी संज्ञा है। तो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, मतलब संज्ञा के साथ उसका संबंध बताने वाला जो अव्यय शब्द है, यही संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। इस मकान के पीछे धर्मशाला है। इस मकान के पीछे धर्मशाला है। यहां भी आप देख रहे हैं के पीछे आया है। यह दोनों स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय है। तो आप क्रिया विशेषण में भी देखते हैं, स्थानवाचक शब्द है, अव्यय शब्द है, और कालवाचक। इसमें भी आप देखेंगे और वही शब्द देखेंगे, वही शब्द आपके सामने होगा, लेकिन इसका प्रयोग बदल जाएगा। यहां संज्ञा के साथ आ रहा है, इसलिए संबंध बोधक है। वहां क्रिया के साथ है, इसलिए वहां पर क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब इसके भेदों को देखते हैं। इसके अर्थ के आधार पर
अर्थ के आधार पर इसके 12 भेद हैं। कहीं कहीं पर 13 भेद भी हैं और कहीं कहीं 12, और कुछ पुस्तकों में 10 ही भेद माने गए हैं। तो इससे सशंकित नहीं होना है, हमें संबंध बोधक अवयव को जानना है। ठीक है, हो सकता है किसी में ज्यादा हो किसी में कम हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला भेद है कालवाचक। कालवाचक के अंतर्गत आने वाला जो अवयव शब्द है उसको देखते हैं। आगे, पीछे, पूर्व, पहले, ठीक है, पश्चात, पश्चात के बाद उपरांत आदि। बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन जितना हम लोग निरंतर बोलते हैं उसको ज्यादा जानना चाहिए, पहले जानना चाहिए। उसके बाद स्थानवाचक। स्थानवाचक के अंतर्गत आने वाले शब्द भी आपको इसी तरह के समान इसी तरह दिखाई देंगे, जैसे आगे, पीछे, सामने, निकट, बाद, नजदीक, नजदीक, बाहर, भीतर आदि। यह स्थानवाचक है। इसके बाद दिशावाचक देखते हैं। दिशावाचक के अंतर्गत आने वाले उदाहरण होंगे कि तरफ, सॉरी इसमें सिर्फ तरफ लिखते हैं, विभक्ति तो आती ही है। तरफ, और, ठीक है, पार, ठीक है। इसके बाद आर पार, आस पास, आर पार, आस पास आदि। दिशावाचक तक हम लोगों ने देख लिया। अब मुझे मिटाना होगा क्योंकि इसके बाद आगे बढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने मात्र 3 ही भेदों के उदाहरण देखे हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे आप देखें। इसके आगे है सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक में से समानता का बोध होता है। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण हुए हैं समान, बराबर, ठीक है, उसकी तरह, भांति, ठीक है। इसके बाद में योग्य, लायक, लायक के बाद अनुसार, अनुसार, अनुरूप, अनुरूप, अनुरूप आदि। इसके बाद अगला भेद है तुलनावाचक। अगला भेद है तुलनावाचक। तुलनावाचक के अंतर्गत आने वाले जो उदाहरण है, जैसे आप देख सकते हैं आगे भी इसमें आता है। आगे, जैसे आगे निकल जा रहा है। फिर सामने, जैसे तुम उसके सामने टिक नहीं सकते, ये तुलनावाचक है। जैसे अपेक्षा, उसकी अपेक्षा तुम बेहतर हो,
यहां भी तुलनावाचक है। इसके बाद बनिस्बत, बनिस्बत आदि। इसके बाद छठा भेद है वह साधनवाचक। छठा भेद है साधनवाचक। इसके अंतर्गत आने वाले जो उदाहरण है, जैसे देखते हैं द्वारा, द्वारा। इसके बाद है जरिए, जरिए। इसके बाद है कर, ठीक है। इसके आगे है हाथ, इसके आगे है बल, जवानी, बल, ठीक है, मार्फत, आदि। ये साधनवाचक है। इसके बाद 7 नंबर में है हेतुवाचक। 7 नंबर में है हेतुवाचक। इसके अंतर्गत आने वाले जो उदाहरण है, जैसे देखें हेतु, खातिर, हेतु, खातिर, लिए, ठीक है। इसके बाद निमित्त, निमित्त। इसके बाद वास्ते, कारण, ठीक है। इसके आगे चलते, आदि, चलते, आदि। अब इसके आगे है विषयवाचक। इसके आगे है विषयवाचक। विषयवाचक के अंतर्गत आने वाले जो उदाहरण हैं उसे आप देखें, जैसे बाबत, बाबत है। इसके आगे है निस्बत, इसके आगे है लेखे, नाम, ठीक है। इसके बाद है भरोसे, आदि। 9 नंबर में है व्यतिरेकवाचक। व्यतिरेकवाचक। इसके अंतर्गत आने वाले उदाहरण हैं, जैसे सिवा, ठीक है, सिवा, बिना, बगैर, ठीक है। इसके बाद अलावा, इसके बाद अलावा है, इसके अलावा, इसके बाद अतिरिक्त, इसके बाद अतिरिक्त है, इसके बाद रहित, आदि। 10 नंबर में भेद आ जाएगा विरोधवाचक। विरोधवाचक। इसके अंतर्गत आने वाला उदाहरण होगा विरुद्ध, विरुद्ध, खिलाफ,
खिलाफ, इसके बाद विपरीत, आदि। 11 नंबर में जो भेद है, 11 नंबर में जो भेद है उसको देखते हैं। ग्यारह नंबर में जो भेद है उसको देखते हैं। 11 नंबर में है सहचरवाचक, सहचरवाचक। इसके अंतर्गत आने वाले जो उदाहरण हैं संग, साथ, समेत, समेत के बाद है सहित, अधीन, आदि। 12 नंबर में संग्रहवाचक, 12 नंबर में है संग्रहवाचक। इसके अंतर्गत आने वाला उदाहरण जो है तक, तक है, भर है, पर्यंत है, ठीक है, मात्र है और नहीं, बस इतना ही। ये 12 भेद आप देख रहे हैं। आपने ये 12 भेद देखे। आपने ये 12 भेद देखे। परिभाषा भी आपने देख ली। परिभाषा आपको याद होगी। परिभाषा थी जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करें, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है। इसके लिए उदाहरण मैंने आपको बताए थे, जैसे इस मकान के पीछे धर्मशाला है, ठीक है, मेरे घर के सामने बगीचा है, ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण इससे बन सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें जितने भेद हैं, इतने भेदों के कम से कम 12 उदाहरण आप जरूर लिखें। सभी भेदों के एक एक जो आपको उदाहरण जो अव्यय शब्द आसान लगे, उससे एक एक उदाहरण वाक्य में प्रयोग करें और उसको जरूर लिखें। ठीक है। तो सभी का मतलब तो समझ रहे हैं आप। कालवाचक तो मिट गया, पहले था कालवाचक, स्थानवाचक, सादृश्यवाचक, तुलनावाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विरोधवाचक, सहचरवाचक और संग्रहवाचक। ये 12 भेद हैं। 12 भेदों के 12 उदाहरण आपको लिखने हैं। जो भी उदाहरण आपको आसान लगे उसका इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए और आप जरूर लिखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। जितने उदाहरण हैं, जितने आसान संबंध बोधक अव्यय शब्द हैं, उनका इस्तेमाल करना सीखेंगे हम लोग। लेकिन जो आपसे बन जाता है आप उसे बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो शुभकामनाएं अगले क्लास के लिए। चलिए, धन्यवाद।